हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। कल की वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके सबसे पहले हमने जब वास्तविक संख्याओं का पहला लेक्चर यानी इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 स्टार्ट किए थे, तो वहां पे हमने आपसे बताया था कि वास्तविक संख्याओं, इसके अंतर्गत हमें दो सिद्धांतों के बारे में जानना है। ठीक है, उनके बारे में हमको पढ़ना। पहला हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका है, फिर एक और है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत पहला हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके बारे में हमने जाना और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन भी किया हमने। ठीक है, आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है इसके बारे में जानेंगे और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या इसी को क्या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़ा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से इसको पढ़िए और फिर इसके एक एक शब्द जो इसमें है उस पर आप विचार कीजिए। ठीक है, कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या आपको पता है, प्रत्येक भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। तो इसमें आपका भाज्य संख्या आया है। भाज्य संख्या को कह रहा है क्या, इसमें एक शब्द आपका आया था भाज्य संख्या। तो हमने बताया भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, और एक शब्द क्या आया है, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमने बताया कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 है, 4 आपका क्या एक से भी विभाजित होगा और स्वयं से इसके अलावा 2 से भी विभाजित होगा। ऐसे 6 है, 8 है, 9 है, ठीक है, 10 है, 12 है, ये सब क्या है, एक से और स्वयं से भी कटेंगे और अन्य संख्याओं से भी ये विभाजित होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाज्य संख्याएं। क्या हो गया? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब हमें देखना है अभाज्य संख्याओं। क्या कह रहा है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या है? जैसे आपका हो गया 2, क्या 2 एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे आपका हो गया 3 भी क्या एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ऐसे आपका हो गया 5 भी क्या एक से और स्वयं से कटेगा। 7 है, ये भी क्या एक से और स्वयं से कटेगा। ऐसे 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 जो है एक से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए 9 नहीं हो सकता। इसके बाद क्या होगा आपका 11 होगा, फिर 13, इस तरीके से फिर 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, फिर कौन सा होगा 17। ठीक है, 17 भी क्या है एक और स्वयं से कटेगा। इस तरीके से ये संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से नहीं करती, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसमें आपका दो शब्द आया होता है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो इसके बारे में हमने बताया, आपको जानकारी हुई होगी, या इस पर हम बहुत से वीडियो बनाए हैं। ठीक है, इस पे आप देख सकते हैं। वहां पे हमने बताया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इस पर हमने एक वीडियो बताया हमने, उसमें सारे परिभाषाओं को विस्तार रूप में बताया गया है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं, और नहीं तो हमने इसको आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित
कह रहा है कि अब कोई मतलब भाज्य संख्या है उसको क्या करिए, अब अभाज्य संख्याओं के रूप में उसके क्या गुणनखंड कर दीजिए। कोई भाज्य संख्या है उसका क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर डालिए। ठीक है, फिर कह रहा है उसी का गुणनफल कह रहा है कि के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, कोई भाज्य संख्या है उसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, यानी अभाज्य संख्याओं से उसको क्या करिए, विभाजित कीजिए, फिर उसमें जो आएगा उसका गुणनखंड वही उसी को क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। कोई भाज्य संख्या है उसको हम क्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सीधा सीधा आप ये समझिए कि कोई भाज्य संख्या है उसको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वही कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है। तथा ये गुणनफल कह रहा है, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। आइए इसको समझते हैं क्या है। अब मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 210 है। मान लीजिए क्या है, कोई भाज्य संख्या, ये क्या है, भाज्य संख्या। मान लीजिए आपके पास भाज्य संख्या 210 है। कितना है, 210। ठीक है, 210 है। ठीक है, अब इसका क्या करिए, अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए। तो लिखिए इसको 210 है आपका, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 1 के 2, एक में जाएगा नहीं, जीरो आएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। ठीक, 3 त्रिका 9, एक आएगा, फिर 5 होता है 15, 3 पचे 15 हो गया। अभी 35 से 35 किससे कटेगा, 5 से, 5 से 35, और यहाँ पे 7 1 7, ये आ गया। ठीक, तो 210 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंडन। क्या है हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, या इसको अभाज्य गुणनखंडन 210 का कितना आया है, ये आ गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये आया आपका। क्यों, हमने 210 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो भी भाज्य संख्या दी है उसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। ये दो आपका क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभी हमने बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 क्या अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या, 5 क्या अभाज्य संख्या, 7 क्या अभाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या को हमें किससे विभाजित करना है, अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे तो जो गुणनखंड आएगा वही उसका क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जो भी जिन जिन संख्याओं से वो विभाजित होगी संख्या पूरी पूरी कटेगी। तो हमने इसको देखा 2 से 3 से 5 से 7 से, इससे करने पे ये क्या पूरा पूरा कट गया है। तो इसलिए ये जो है इसका गुणनफल यही क्या है, अभाज्य गुणनखंडन है। ठीक है, असल में अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, आप दी गई भाज्य संख्या को क्या करते हैं, अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो जो गुणनखंड आता है वही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंडन। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अब ये कह रहा है कि गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या कह रहा है, बिना क्रम के क्या होता है, अद्वितीय होता है। इसका मतलब समझिए, ये आपका ये दिया है क्रम ना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हमने किया, ये है। इसी को आप क्या ऐसे भी ले सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे भी ले सकते हैं, या इसी को क्या ले सकते हैं आप, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7 ऐसे, या 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक जैसे हैं। क्या है, ये सभी एक जैसे हैं। वही कह रहा है कि ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब इसमें क्रम का महत्व तो नहीं है। ठीक है, आगे पीछे इसका गुणनखंड जो भी है तो आगे पीछे हो सकता है, इसमें क्रम का कोई महत्व तो नहीं है। यही कह रहा है कि बिना क्रम के क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, यूनिक होता है। समझ में आया कि नहीं, परिभाषा आपको समझ में आई। परिभाषा में हमने देखा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तो हमने बताया भाज्य संख्या को, आपको बताया हमने अभाज्य संख्या क्या होती है इसको बताया, अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है इसको बताया, कि कोई
भाज्य संख्या है, यदि उसको आप अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडन। फिर हमने क्या बताया कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। मतलब इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है कि आप इसमें आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, वो सभी क्या होगा, एक जैसा ही होगा। आया समझ में? ठीक, तो ये आपको डिफिनेशन जो है अंकगणित के आधारभूत पर भी जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। व्यापक रूप में इसको देखते हैं। ठीक है, व्यापक रूप में हम देखते हैं इसको। हम मान लेंगे माना x क्या है, एक भाज्य संख्या माना x एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना x एक क्या है, भाज्य संख्या है। और x का जो हमने क्या किया, गुणनखंड किया, वो हमारा आया p1 गुणे p2। ठीक है, इस तरीके से आया है p1 गुणे p2 गुणे p3 गुणे p4 गुणे डॉट डॉट pn। ठीक है, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। माना x क्या अभाज्य संख्या है और x ये सब इसके क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, ये क्या है, इसके गुणनखंड। तो यहां पे देख रहे हैं p1 कामा p2 कामा p3 डॉट डॉट pn, ये क्या है, आरोही क्रम में लिखी क्या है, अभाज्य गुणनखंड संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, आरोही क्रम में लिखी क्या है, अभाज्य संख्या है। p1 p2 p3 डॉट डॉट क्या है, आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। हमने माना क्या, माना x एक क्या भाज्य संख्या है, x ये सब इसके क्या है, गुणनखंड है। p1 p2 कामा करके लिखा है डॉट डॉट pn, ये क्या है, आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और अर्थात इसी को जब आरोही क्रम में है तो इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p1 p2 p1 p2 p3 डॉट डॉट pn। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये p1 p2 आरोही क्रम में क्या लिखी अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात p1 लेस देन आर इक्वल p2 लेस देन आर इक्वल टू p3 लेस देन आर इक्वल टू pn डॉट डॉट लेस देन आर इक्वल टू pn। ठीक है, तो यदि इसमें अभाज्य संख्या जो x है, हमने ये क्या एक अभाज्य संख्या माना, इसका हमने गुणनखंड लिखा। फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि p1 p2 p3 क्या आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्या है। अगर p1 लेस देन आर इक्वल p2 लेस देन आर इक्वल टू p3 लेस देन आर इक्वल टू डॉट डॉट लेस देन इक्वल टू pn के। ठीक है, तो इसमें यदि हम समान गुणनखंडों को एक साथ मिला लें, ठीक है, समान गुणनखंडों को क्या करें, एक साथ मिला लें, तो अभाज्य संख्याओं की वो क्या कहलाएंगे, एक साथ मिला लेंगे तो हमें अभाज्य संख्याओं की क्या मिलेंगी, घातें मिलेंगी। ठीक है, इसमें अगर हम अभाज्य संख्याओं यदि हम समान अभाज्य गुणनखंडों को या अभाज्य संख्याओं को, यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ
एक साथ मिला लें, एक साथ मिला लें तो हमें अभाज्य संख्याओं की क्या मिलेगी, घातें। यदि हम समान अभाज्य गुणनखंडों या अभाज्य संख्याओं को, ठीक है, एक साथ मिला ले तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त होती। क्या प्राप्त होती हैं, घातें प्राप्त होती हैं, ठीक है। क्या प्राप्त होती है, घातें प्राप्त होती हैं। तो हमने क्या माना, एक से एक अभाज्य संख्या है, इसका एक गुणनखंड है। हमने कहा P1 P2 क्या है, आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात P1 ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को, ये इसका आप गुणनखंड करेंगे, x जो है गुणनखंड, उसमें क्या आपका कुछ अभाज्य गुणनखंड क्या समान आ सकते हैं। यदि हम उनको क्या करें, एक साथ ले लेंगे तो हमें अभाज्य संख्याओं की क्या मिलेंगी, घातें मिलेंगी। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। जैसे आपका दिया है 32,760, ठीक है, ये दिया है आपका। अब ये क्या है, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ x हमने माना था, ये भी क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है, ये है भाज्य संख्या। अब इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो करिए, 2 से 2 के 2, 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, 2 8 16, 0 आएगा। फिर 2 से 2 8 16, 2 1 के 2, फिर 2 9 18, 0 आ जाएगा, ठीक। 2 8 16, 2 1 के 2, 2 9 18, फिर 0 आए। फिर 2 से 2 चौक 8 नहीं जाएगा, 2 9 18, फिर 2 पंचे 10, ये गया। अब देखिए किससे कटेगा, 3 1 के 3, फिर 1 आएगा 10, 3 3 9, फिर 1 आएगा 3 6 18, फिर 3 5 15। फिर देखिए ये 3 चौक 12, ठीक, 1 आएगा, 6 उतारेंगे, 16 जगह 3 5 15, फिर 1 आएगा, फिर 3 5 15। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। 5 से देखिए, 5 9 45, फिर 5 1 के 5, फिर 7 से, 7 1 के 7, 7 3 21, फिर 13 से, 13 के 13, ठीक है। ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड आया, ठीक। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आया है, इसको हम लिख सकते हैं 32,760। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। ये आया गुणनखंड। तो जैसे हमने यहाँ x को अभाज्य संख्या माना था, इसके गुणनखंड हमने लिखा। यहाँ कहा कि आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्याएं, अर्थात P1 P2 ऐसा। यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला लें तो हमें अभाज्य संख्याओं की क्या मिलेंगी, घातें मिलेंगी। तो यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए 2 2 ये समान अभाज्य संख्या है कि नहीं, समान अभाज्य संख्या है। तो इनको क्या एक साथ कर लिए हैं, तो इसकी घात क्या, 2 की घात 3 लिख सकते हैं इसको। फिर ये 3 की घात 2 लिख सकते हैं इसको। फिर 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक। तो अभाज्य संख्याओं का क्या, हमें अभाज्य संख्याओं का क्या मिला, इसकी घातें मिली। देखिए यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो ये 3 और 2 क्या है, घातें हैं। क्या है, घातें हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इसको आपको बताया, फिर हमने एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हमने समझाया कि अभाज्य संख्याओं की घातें कैसे प्राप्त होती है, ठीक है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही है कि आपको क्या मिलेगा, भाज्य संख्याओं का जब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उसको व्यक्त करेंगे तो वहां से हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, वो बिना क्रम के क्या होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है। अब उसमें हम समान अभाज्य गुणनखंडों को यदि एक साथ कर लेते तो हमें क्या मिलता है, घातें मिलती हैं, ठीक। तो यही हमारा क्या है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 इसको हम देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे ये क्या है, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब इसमें कह रहा है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। संख्याओं
4 की घात n पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? विचार कीजिए। विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है। जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है। तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n, जिसके लिए 4 की घात n अंक 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, शून्य पर समाप्त होता है। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए, यदि हम इसको क्या लिखते हैं, सोल्यूशन इसका देखिए। जैसे 4 की घात n है आपका ना, क्या है? 4 की घात n। तो इसको देखेंगे आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की घात n, लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात n। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं आप 2 की घात 2n। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2n। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए आप कि 4 की घात n है और इसमें देख रहे हैं इसको हम 2 गुणे 2 की घात n, फिर इसको हमने लिखा 2 की घात 2 क्योंकि 2 बार है। तो क्या आधार समान है तो क्या घात जुड़ जाएगी, इसकी घात जुड़ेगी, क्या 2 की घात 2 हो जाएगा, बाहर n है। तो इसको अब क्या इसके साथ लिख सकते हैं 2 और ये इसके साथ गुणे में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आप, कह रहा है कि 4 की घात n अंक क्या समाप्त 0 पर समाप्त होना चाहिए। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या हो उसमें एक गुणनखंड आना चाहिए 2 गुणे 5 का। क्या आना चाहिए? 2 गुणे 5 का, ये आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 2 गुणे 5 का आना चाहिए। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? 5 दूना 10 ना, तो ये 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं? मतलब कोई भी अंक हो, ठीक है, कोई भी अंक है वो 0 पे तभी समाप्त हो सकता है जब उसमें क्या होनी चाहिए? 2 की घात 2 गुणे 5 होना चाहिए। क्या एक गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जो क्या हो 2 गुणे 5 हो। ठीक, ऐसा में कि नहीं? 0 पे समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? गुणनखंड में 5 होना जरूरी है। गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 5 होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है? 2 तो है, लेकिन इसके साथ कौन नहीं है? 5 नहीं है, इसलिए क्या 0 नहीं हो सकता? क्यों 0 होगा? नहीं होगा ना। कोई भी संख्या हो, जैसे 30 है आपका, इसमें देखोगे गुणनखंड इसका करोगे क्या आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30। ठीक, अब इसमें देखो क्या आ रहा है? 2 गुणे 5 एक आ रहा ना, गुणे 3 यानी 5 आ रहा है। यानी शून्य होने के लिए हमें क्या चाहिए? गुणनखंड में 5 होना जरूरी है। गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2 गुणे 5 होना जरूरी है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये
n का मान ऐसा कोई है जिसपे ऐसा हो सकता है? अब n का मान कोई भी लो, n का मान 1 लोगे, जब इसके गुणनखंड में 5 आ ही नहीं रहा है, मान लो 2, n का मान 2 ले लो, 1 ले लो, तो 2 की घात 2 हो गया, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 की घात 2 ले लो तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक। और 3 लोगे तो कितना होगा? 3 दूना 6, यानी 2 की घात 6, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके गुणनखंड में आप देख रहे हैं 5 नहीं आएगा, क्यों? 5 इसके गुणनखंड में नहीं आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो संख्याओं इतने पर हमने क्या किया? विचार किया ना। कह रहा कि n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है, n का मान कुछ भी रखते जाओ, इसके गुणनखंड में क्या 5 आने वाला नहीं है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी? क्यों? हमने अभी देखा है n का मान 1 रख के 2 3 रख के चेक किया, क्या आ रहा था 2, और फिर 1 रखे थे तो 4 आया था, 2 रखे थे तो 16 आया था, फिर 3 रखे थे तो कितना 64 आया था। अब इसका गुणनखंड 2 गुणे 2, ये क्या 4 गुणे 4, ये क्या 8 गुणे 8, इसमें कहीं 5 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए ये क्या होगा? 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे कि यदि किसी n के लिए यदि किसी n के लिए यदि किसी यदि n के किसी मान के लिए यदि n के किसी मान क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि n के किसी मान के लिए n के किसी मान के लिए 4 की घात n अंक 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त, यदि n के किसी मान के लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी तो शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी? वह 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी, ठीक है। 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। यदि n के किसी मान के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो तो वो 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अर्थात एक गुणनखंड अर्थात एक गुणनखंड 2 की घात 5 अवश्य होना चाहिए, ठीक है। क्या कहेंगे? यदि n के किसी मान के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो तो वो 5 से विभाज्य होगी, अर्थात एक गुणनखंड 2 गुणे 5 अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? अगर शून्य पर समाप्त होगी तो एक गुणनखंड हमें 2 गुणे 5 का अवश्य होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं, हमने अभी गुणनखंड करके देखा, परंतु लिखेंगे क्या? परंतु 4 की घात n में 4 की घात n बराबर 2 की घात 2n में केवल 2 है, इसमें
परंतु इतने में केवल 2 है और इसमें 5 नहीं है। ठीक है, में केवल क्या है, में केवल 2 है और इसमें 5 नहीं है। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः अंगणित की आधारभूत प्रमेय से गणित का आधारभूत प्रमेय से स्पष्ट है कि अंगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता या अंगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता या निश्चित करती है कि 4 की घात n के गुणनखंड में केवल 2 आ सकता है। क्या केवल 2 आ सकता है, केवल 2 आ सकता है। ठीक है, और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः लिख देंगे क्या, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिद्ध। ये आपको इतना लिखना है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे हमने गुणनखंड करके देखा था, यहाँ पे क्या 2 के अलावा कोई नहीं है, उसी को हमने क्या भाषा के रूप में लिख दिया है। फिर हमने कह दिया कि n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। हमने उसी चीज को यहाँ पर भी आपको समझा दिया था कि 2 के गुणनखंड में 5 आना जरूरी है और इसमें 5 नहीं है, तो ये क्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकता, यानी n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा अंगणित के आधारभूत प्रमेय हमने बताया। फिर हमने एक कोई एग्जाम्पल को सॉल्व किया, एग्जाम्पल नंबर 5, इस पे हमने बताया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो एग्जाम्पल है उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।